दोस्तों जरा एक छोटा सा काम करिए। जो ये शर्ट या टी शर्ट आपने पहनी है उसका कॉलर पकड़कर उसका लेबल चेक कीजिए, क्या लिखा है। बहुत ज्यादा चांस है कि उस पर लिखा होगा मेड इन बांग्लादेश या मेड इन वियतनाम। और यही एक कड़वा सच है। जिस देश में दुनिया का सबसे ज्यादा कॉटन उगता है, जिस देश में हजारों सालों से कपड़ा बुनने की परंपरा रही है, वही भारत आज रेडीमेड गारमेंट्स की रेस में अपने ही पड़ोसियों से पीछे कैसे रह गया। लेकिन कहानी अब बदल रही है। हम 2026 में खड़े हैं और पहली बार ऐसा लग रहा है कि दुनिया की अगली गारमेंट फैक्ट्री बनने की रेस में इंडिया ने जोरदार एंट्री मार दी है। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या बदल गया। तो सबसे पहले समझिए कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी। दिक्कत थी टैक्स की। अब तक बांग्लादेश को यूरोप में कपड़े बेचने पर लगभग 0 टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि वह एक गरीब देश यानी LDC कैटेगरी में आता था। वहीं इंडिया को 9 से 12% का टैक्स देना पड़ता था। अब आप ही सोचिए, अगर हमारी टी शर्ट 110 रुपए में पड़े और बांग्लादेश की वही टी शर्ट 100 में, तो खरीदार किसे खरीदेगा? जाहिर है बांग्लादेश से। इसलिए सालों तक ऑर्डर वहीं जाते रहे। लेकिन जनवरी 2026 में जो इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है, उसने पूरा खेल ही पलट दिया। अब भारतीय गारमेंट्स भी यूरोप में बिना अतिरिक्त ड्यूटी के बिक सकेंगे। यानी पहली बार भारत और बांग्लादेश के बीच मैदान बराबर हो गया है। यही वह मोमेंट है जिसने पूरी इंडस्ट्री का ध्यान फिर से भारत की तरफ घुमा दिया है। अब दूसरी बड़ी समस्या थी हमारा बिखरा हुआ सिस्टम। कॉटन कहीं और उग रहा है, धागा कहीं और बन रहा है, कपड़ा कहीं और बुना जा रहा है और सिलाई किसी दूसरी जगह हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में समय भी लगता था और लॉजिस्टिक्स का खर्च भी बढ़ जाता था। यही वजह थी कि कई बार विदेशी कंपनियों को भारत महंगा पड़ता था। इसी समस्या का समाधान है PM मित्र पार्क्स। सरकार ने देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना शुरू की है, जहां खेत से लेकर एक्सपोर्ट तक पूरी चेन एक ही जगह होगी। यानी कॉटन वहीं आएगा, वहीं धागा बनेगा, वहीं कपड़ा बुना जाएगा और वहीं से गारमेंट बनकर सीधे दुनिया भर में एक्सपोर्ट होगा। इससे लॉजिस्टिक्स का खर्च करीब 10% तक कम हो सकता है और डिलीवरी भी तेज होगी। इसका सीधा मतलब है कि मेड इन इंडिया अब क्वालिटी के साथ साथ कॉस्ट के मामले में भी कंपेटिटिव हो सकता है। अब जरा पड़ोसियों की हालत भी समझ लीजिए। बांग्लादेश को अब तक जो सबसे बड़ा फायदा था वह था उसका ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट स्टेटस। लेकिन जैसे जैसे वे गरीब देशों की कैटेगरी से बाहर आएगा, वैसे वैसे ये फायदे खत्म होने लगेंगे और उसके कपड़े महंगे हो जाएंगे। दूसरी तरफ वियतनाम में मजदूरी तेजी से बढ़ रही है। वहां फैक्ट्री चलाना पहले जितना सस्ता नहीं रहा। ऊपर से एक और बड़ा फैक्टर है जिसे पूरी दुनिया China+1 स्ट्रैटेजी कहती है। कंपनियां अब अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग चीन पर निर्भर नहीं रखना चाहती। वे एक दूसरा बड़ा विकल्प ढूंढ रही हैं और इस रेस में भारत सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभर रहा है, क्योंकि हमारे पास कच्चा माल भी है और बड़ी वर्कफोर्स भी। लेकिन यहां एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। दुनिया में आज लगभग 70% कपड़े मैन मेड फाइबर से बनते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन या एक्टिव वेयर फैब्रिक, जबकि भारत अभी भी काफी हद तक कॉटन पर निर्भर है। अगर हमें सच में वियतनाम और बांग्लादेश को पीछे छोड़ना है तो हमें टेक्निकल टेक्सटाइल्स और मैन मेड फाइबर में अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। इसी वजह से सरकार PLI स्कीम के जरिए सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, ताकि भारत सिर्फ पारंपरिक कपड़ों तक सीमित ना रहे, बल्कि दुनिया के लिए स्पोर्ट्सवेयर और हाईटेक टेक्सटाइल भी बना सके। अगर ये पूरी रणनीति सही तरीके से काम करती है तो 2030 तक भारत का लक्ष्य है टेक्सटाइल और गारमेंट्स में $100 बिलियन का एक्सपोर्ट। इसका मतलब सिर्फ विदेशी बाजार में सफलता नहीं होगा, बल्कि देश के करोड़ों लोगों के लिए नए रोजगार भी पैदा होंगे। तो अगली बार जब आप अपनी अलमारी खोलें और किसी ब्रांडेड टी शर्ट का लेबल देखें, तो हो सकता है कि उस पर लिखा हो मेड इन इंडिया। सवाल है कि क्या आपको लगता है कि भारत सच में दुनिया की अगली गारमेंट फैक्ट्री बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ऐसी ही काम की जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।